नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी की नई योजना की, कृषि कानून पर गहलोत सरकार की प्लानिंग की, जानेंगे कि त्रिपुरा में क्यों अपनी ही सरकार से नाराज हैं विधायक। साथ ही बात होगी बिहार में जेडीयू की गलती की, और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार की सियासत में प्रवासी मजदूर की अहमियत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय रेलवे का नया प्लान, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से हटाए जाएंगे स्लीपर कोच। ट्रेन की रफ्तार होगी 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सीएम उद्धव ठाकरे ने आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को किया रद्द। राज्य सरकार अब कांजूर मार्ग पर बनाएगी नया शेड। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का 15 अक्टूबर से शुरू होगा काम। 4400 करोड़ की लागत से 6 साल में बनकर तैयार होगी जोजिला टनल। कांग्रेस ने बनाई बिहार चुनाव के लिए 6 कमेटियां। रणदीप सुरजेवाला को 14 सदस्यीय प्रबंधन और समन्वय का बनाया गया अध्यक्ष। मोहन प्रकाश को सौंपी गई संयोजक पद की जिम्मेदारी। जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर कल हो सकता है कोई फैसला। जीएसटी क्षतिपूर्ति के मामले में केंद्र सरकार के विकल्प मानने को तैयार नहीं है गैर बीजेपी शासित अधिकांश राज्य। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण और हिंदूवादी विचारधारा के नेता नानाजी देशमुख की जयंती थी, जिसे पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए चुना। पीएम इस योजना को गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना बता रहे हैं, और इसी योजना पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार में एक और योजना आज लॉन्च हो गई। वैसे सरकार इससे पहले कई योजनाएं लेकर आ चुकी है, इसमें से अधिकांश योजनाओं पर अब बात भी नहीं होती। आज जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती थी। ऐसे मौके पर पीएम ने ग्रामीणों को प्रॉपर्टी पर हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि आज आपके पास एक अधिकार है, ये कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही है, आपका ही रहेगा। स्वामित्व योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। आज 1 लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो निवेश के लिए नए रास्ते खुलते हैं। पूरे विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की देश के विकास में बड़ी भूमिका होती है। पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि हमारी ये योजना गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। ये कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक भारत के गांव को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया। आज पहले दिन 6 राज्यों में 763 गांवों के 1 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं, जिन्हें मोबाइल के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं। महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लाभार्थी 1 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र में भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड मिलने में 1 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार संपत्ति कार्ड के लिए सामान्य शुल्क लागू करने की योजना बना रही है। ये योजना पूरे देश में लागू की जाएगी और देश में लगभग 6,62,000 गाँवों के लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे। राजीव जी, पीएम ने आज एक और योजना लॉन्च कर दी है। इससे पहले भी कई योजनाएं मोदी सरकार लाई है। स्किल इंडिया, नोटबंदी, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे जैसी कई योजनाएं लाई गई और इनका जमकर प्रचार और प्रसार किया गया। लेकिन आज सरकार इनमें से किसी की भी बात करने को तैयार नहीं होती है। ऐसे में स्वामित्व योजना का हश्र भी कहीं इन्हीं योजनाओं जैसा तो नहीं होगा। और इस योजना के पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या बिहार चुनाव तो वजह नहीं है? जी सृष्टि, इस वक्त देश में विकास का अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के पास योजनाओं की बहार हमेशा रहती है। पिछले 6 साल में हमने मेक इन इंडिया से लेकर जनधन और आयुष्मान भारत जैसी कई सो कॉल्ड गेम चेंजर योजनाएं सरकार को लॉन्च करते हुए देखा है, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना शुरू की है। पंचायती राज मंत्रालय के तहत लागू की गई इस योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में स्वामित्व योजना कहा गया है।
इसमें गांवों की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा ड्रोन की मदद से तैयार होगा। इस योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की संपत्ति के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, लोगों को उनके घर और जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाए। ग्रामीणों को मालिकाना हक का दस्तावेज देने से बैंकों से कर्ज लेने या संपत्ति विवाद के निपटारे में मदद मिलेगी। अभी इस योजना में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गांवों को शामिल किया गया है और 2024 तक देश के 6,62,000 गांवों को कवर करने की योजना है। गांवों में संपत्ति के रिकॉर्ड को मजबूत करने के लिए सरकार ने यह योजना तैयार की। यह अच्छी बात है, लेकिन इसे गेम चेंजर कहना या इसके लिए पिछली सरकारों को कोसना जैसे काम सरकार क्यों कर रही है, यह समझ से परे है। सृष्टि, सरकार का काम है कि लोगों की बेहतरी के लिए काम करना। इसमें अपनी वाहवाही करवाने की मंशा क्यों होनी चाहिए और इस योजना से गांवों की समस्याएं कितनी सुलझ जाएंगी, निवेश बढ़ेगा या विकास योजनाएं बढ़ेंगी, ऐसे दावे करने में भी जल्दबाजी सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की पहले की योजनाओं के अनुभव तो यही बताते हैं कि किसी भी योजना की शुरुआत खूब तामझाम के साथ होती है, लेकिन जैसे जैसे उस योजना के शुभारंभ में चढ़ी गई मालाएं जो उस समय चढ़ाते हैं, पहनाते हैं, उसके फूल सूखने लगते हैं, योजनाएं भी बासी पड़ने लगती है सृष्टि, और उन पर ध्यान देना कम हो जाता है। इसीलिए सरकार अगर सचमुच गांवों का और ग्रामवासियों का भला चाहती है तो योजनाओं के प्रचार प्रसार से अधिक उनके क्रियान्वयन पर ध्यान दे और हर योजना के साथ चुनावी लाभ लेने का मोह छोड़े। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। कृषि कानूनों को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस तो लगातार कानूनों की मुखालफत कर रही है और अब इन कानूनों को बाईपास करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है। तो क्या तैयारी है गहलोत सरकार की, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को तो ले आई, लेकिन अब उन्हें लागू कराना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहले ही कृषि बिल के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। खुद अन्नदाता इन कानूनों से खुश नहीं है, तो वहीं अब लगातार मुखालफत करने वाली कांग्रेस कृषि कानूनों को बाईपास करने की तैयारी में जुट गई है। जी हां, राजस्थान की गहलोत सरकार ने केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास कर उसकी जगह राज्य के प्रावधान लागू करने के लिए मामले में कवायद शुरू कर दी है। इस मामले में राज्य सरकार जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, उस पर केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है और सोनिया गांधी चाहती है कि राज्य सरकारें सोचे कि हम उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। हम लोग उनके सुझाव पर विचार करेंगे। बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के अभियान में राहुल गांधी राजस्थान आ सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ 14 नवंबर तक कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा। इस बीच कांग्रेस की योजना राहुल गांधी का अन्नदाताओं से संवाद कार्यक्रम या छोटा मार्च रखवाने की है, ताकि इस मुद्दे को गरमाया जा सके। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा गए थे। अब इसी तर्ज पर कई कांग्रेस शासित राज्य भी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में सरकार यहाँ भी कृषि कानून के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस शासित राज्य सरकारें कानून को लागू न करने का कानूनी विकल्प तलाश कर रही है, जिससे केंद्र सरकार का चिंतित होना तो तय है। राजस्थान सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी तो पहले से ही मुश्किल में दिख रही है। पार्टी के विधायक ही बगावत कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विप्लव देव के खिलाफ इस कदर असंतोष पैदा हुआ कि मामला दिल्ली दरबार तक आ पहुंचा है। पार्टी के कई दिग्गज नेता सीएम की शिकायत लेकर आला कमान के पास पहुंच गए हैं। अब इस बगावत से बीजेपी की सत्ता भी खिसक सकती है। सीएम साहब हमारी सुनते नहीं, हम शिकायत करते हैं, उस पर ध्यान देते नहीं। न ही विकास होता है, न ही जनता की समस्याओं का समाधान होता है। पार्टी में केवल एक ही नेता का फरमान होता है। यही शिकायत लेकर अगरतला से 2500 किलोमीटर की यात्रा कर बीजेपी विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री विप्लव देव के खिलाफ मोर्चा खोला है। सीएम से बीजेपी के नेता इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उन्हें मजबूरन दिल्ली दरबार में दरखास्त लेकर आना पड़ा। विधायकों का आरोप है कि सीएम विधायकों, मंत्रियों और राज्य में वाम शासन को उखाड़ फेंकने में अहम रोल अदा करने वाले पार्टी के पुराने नेताओं की मांगों, चिंताओं पर ध्यान नहीं देते हैं और इसे लेकर सीएम का रवैया उदासीन है। रामप्रसाद पाल का दावा है कि उन्हें 25 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो मौजूदा परिस्थितियों की वजह से सीएम के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि राज्य नेतृत्व से इनका भरोसा लगातार कम हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जो विधायक दिल्ली में हैं, उनमें सुशांत चौधरी, परिमल देव वर्मा, आरसी रंखवाल, आशीष दास, अतुल देव वर्मा, बर्ब मोहन त्रिपुरा और खुद रामप्रसाद पाल शामिल हैं।
तेलियामुरा से विधायक कल्याणी राय तो पब्लिक फोरम पर सीएम से नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। इन विधायकों को विप्लव कैबिनेट के कुछ मंत्रियों का समर्थन भी हासिल है। दिल्ली में डेरा डाले इन विधायकों का मानना है कि अगले चुनावों में जीत और पार्टी की मजबूती को बरकरार रखने के लिए उनकी चिंताओं पर ध्यान देना जरूरी है। ये विधायक अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं। नेताओं की इस बगावत से आलाकमान खासे चिंतित हैं, क्योंकि बढ़ती शिकायतें मुख्यमंत्री विप्लव देव की छवि के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि अगर सीएम से नेताओं की नाराजगी जारी रही तो नड्डा नेतृत्व बदलने पर विचार कर सकते हैं, यानी बगावत की वजह से विप्लव देव को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। त्रिपुरा में बीजेपी विधायक ही सीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो आंध्र प्रदेश में तो सरकार ने विपक्ष के साथ साथ न्याय के मंदिर पर भी उंगली उठाई है। जी हां, आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमन्ना और राज्य उच्च न्यायालय पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने और गिराने का प्रयास करने की बात कही है। क्या आंध्र प्रदेश सरकार को गिराने की हो रही है साजिश? क्या चंद्रबाबू नायडू कोर्ट का सहारा लेकर हिलाना चाहते हैं रेड्डी की सरकार? ये सवाल सीएम जगनमोहन रेड्डी के उन गंभीर आरोपों के बाद उठ रहे हैं जिनमें उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एनवी रमन्ना और राज्य उच्च न्यायालय के जरिए वाईएसआर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने और गिराने की कोशिश की गई। सीएम रेड्डी ने सीजेआई एस बोबडे को एक पत्र लिखा है जिसमें मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति रमन्ना की नायडू के करीबी को लेकर अपने आरोपों के बारे में बताया है। सीजेआई बोबडे को लिखे पत्र में रेड्डी ने राज्य न्यायपालिका पर टीडीपी का पक्ष लेने और पास किए आदेशों की प्रकृति में उसके हितों का ख्याल रखने, उसके खिलाफ जांच पर रोक लगाने और सुनवाई के लिए मामलों को स्वीकार करने में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर कोर्ट के जरिए हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। सरकार ने अपने बयान में कहा कि राज्य उच्च न्यायालय ने रेड्डी सरकार के फैसलों के खिलाफ कई रिट याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है, जिसमें 3 राजधानियों का विधेयक भी शामिल है। सीएम रेड्डी ने उच्चतम न्यायालय के जिन न्यायाधीश एनवी रमन्ना को घेरा है वो सीजेआई बोबडे के बाद उच्चतम न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में सीजेआई की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आंध्र प्रदेश में किसकी कहां चूक हुई ये अब सुप्रीम कोर्ट में साफ होगा, लेकिन बिहार में जेडीयू से बड़ी चूक हो गई, जिसकी वजह से उम्मीदवार ने खुद पार्टी को टिकट लौटा दिया। इसकी जो वजह सामने आ रही है वो खुद जेडीयू है। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव में भला कौन नहीं चाहेगा कि उसे टिकट मिले। हर किसी की तमन्ना होती है कि वो अपनी किस्मत को आजमाकर सत्ता की चौखट तक पहुंचे। जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा भी यही चाहते थे, लेकिन टिकट बंटवारे में पार्टी ने ऐसी गलती कर दी उन्हें चुनावी मैदान ही छोड़ना पड़ा। जेडीयू ने मनोज कुशवाहा की महत्वाकांक्षाओं को बरकरार रखते हुए उन्हें टिकट तो दिया, लेकिन गलत सीट से चुनावी दंगल में उतार दिया। इसीलिए वो अपना दम दिखाने को तैयार नहीं है। दरअसल मनोज कुशवाहा को अब उनकी परंपरागत सीट कुढ़नी की जगह मीनापुर विधानसभा सीट से पार्टी का सिंबल मिला तो खुद भौचक के रह गए। लेकिन जैसे ही मीनापुर के लोगों ने, खासकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को ये बात पता चली तो उन्होंने मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी का विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पार्टी को एहसास हुआ कि टिकट मिलना था किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार का, जो कुशवाहा जाति से आते हैं और उसी इलाके के स्थानीय हैं, लेकिन गलती से कुढ़नी वाले मनोज कुमार कुशवाहा को चला गया। वहीं पार्टी के बिहार इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने माना कि ऐसी गलती एक जैसा नाम होने की वजह से हुई है, इसलिए मनोज कुमार और मनोज कुमार कुशवाहा को एक जगह बुलाकर सही मनोज कुमार को सिंबल दे दिया गया। लेकिन इस गलती के कारण पार्टी को काफी सफाई देनी पड़ी। हालांकि जिन पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को गलती से सिंबल मिला था वो पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी से हार गए थे, इसलिए इस बार उनकी सीट यानी कुढ़नी फिर से बीजेपी के खाते में चली गई है। यानी जेडीयू के मनोज के अरमानों को आंसुओं में बहा दिया। अब इस भूल के लिए पार्टी की सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है। बिहार में जेडीयू चुनाव में मुश्किल में फंसती दिख रही है। विपक्ष लगातार उसे घेर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता सिंधिया मुश्किल में हैं, क्योंकि यहां हो रहे उपचुनावों में बीजेपी ने अधिकांश टिकट उनके समर्थकों को दिए हैं। बीजेपी में आते ही सिंधिया के रंग भी बदल गए हैं। उनके बदले अंदाज को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने ये तक पूछ लिया कि महाराज ये कला कहां से सीखी। दिग्गी के सवाल पर सिंधिया से लेकर बीजेपी तक चुप्पी साधे हुए हैं।
राजनीति में नेता अक्सर अपना फायदा देखकर पाला बदलते हैं। कई सालों तक हाथ थामकर सियासत को धार देने वाले सिंधिया अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और दल बदलते ही उनके सुर भी बदल गए हैं। कल तक वो बीजेपी को कोसते थे और अब वो कमलनाथ को ही घेर रहे हैं। उनकी बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर तंज कसा है। इस वीडियो में सिंधिया और शिवराज मंच से संबोधन कर रहे हैं और बैकग्राउंड में त्रिमूर्ति फिल्म का गाना बोल भोले बोल तुझको क्या चाहिए बज रहा है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि महाराज, आपने ये कला कहां से सीख ली? पहले आपको ये कला नहीं आती थी जब आप कांग्रेस में थे। लगता है आप पर संगत का बुरा असर पड़ रहा है। दरअसल दिग्विजय ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सिंधिया और शिवराज मंच से एक ही रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो में सिंधिया कभी हाथ हिला रहे हैं, कभी हाथ बांधकर कंधा ऊंचा कर मुस्कुरा रहे हैं, कभी पतंग उड़ाने का रिएक्शन दे रहे हैं, कभी बच्चे को गोद में दुलारने का रिएक्शन दे रहे हैं और कभी पतंग के मांझे को लपेटने का रिएक्शन दे रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सिंधिया पर चुटकी ली जा रही है। वहीं कांग्रेस भी लगातार उन पर तंज कस रही है। अब चुनावी मौसम है तो ये वार पलटवार यूं ही चलता रहेगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जुबानी जंग से कौन चुनावी जंग में जीत हासिल करता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार की सियासत में प्रवासी मजदूर की अहमियत की। बिहार में राजनीतिक दलों के लिए इस बार मतदाताओं तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगा। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा निगाहें उन प्रवासी श्रमिकों पर रहेंगी जो अब तक बिहार चुनाव से दूर ही रहते थे, क्योंकि ये वर्षों से दिल्ली, मुंबई, गोवा समेत देश के कई जगहों पर नौकरी या व्यवसाय में जुटे हुए थे। लेकिन इस बार इनमें से कई लोग अपने घरों में हैं और अगर ये प्रवासी मजदूर किसी भी पार्टी के पक्ष में लामबंद हो गए तो इसकी नैया पार आसानी से हो जाएगी। बिहार में चुनावी मौसम के दौरान वोटरों को साधने में जुटे दलों की नजर प्रवासी बिहारियों पर भी रहती थी। राजनीतिक दलों की कोशिश होती थी कि मतदान के समय ये अपने अपने जिले में लौटें और उनके पक्ष में मतदान करें, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। अधिकांश प्रवासी श्रमिक इस बार बिहार में अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मुसीबत के कारण जब मार्च में लॉकडाउन लगाया गया तो बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार में अपने अपने घर की ओर लौट आए। बाद में अनलॉक मोड शुरू होने पर कई लोग वापस भी लौटे, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य मुसीबत में लौटे 20 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार के विभिन्न जिलों में हैं और वो इंतजार कर रहे हैं जब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएं तो वो भी अपने काम पर लौटें। लेकिन इससे पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो जाएगा, तो ऐसे में ये बिहार वासी किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता की चाबी साबित हो सकते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखें तो प्रवासी बिहारियों की संख्या उस समय करीब 39 लाख थी और एक अनुमान के अनुसार देश में लॉकडाउन की घोषणा से पहले ये संख्या 58 से 60 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 79 लाख के करीब है। ऐसे में प्रवासियों की संख्या कुल वोटरों की तकरीबन 7% हो जाती है। इस बार अधिकांश लोग बिहार में ही हैं और दीपावली और छठ पर्व मनाने के बाद ही वापस लौटने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में प्रवासी श्रमिक किसकी किस्मत बदलते हैं, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।